मॉर्निंग स्टूडेंट डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका इस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स का हमारा सेट चल रहा था, पार्ट 1 हमने समाप्त किया है, पार्ट 2 अभी चल रहा है। ठीक है, तो 1 to 20 हमने ख़त्म किया था क्वेश्चन को। और यदि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ फिजिक्स का पार्ट 1 देख सकते हैं। केमिस्ट्री भी वहाँ पे होगा, बायोलॉजी भी, जो मन करते देख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करो प्लीज़। तो फिजिक्स का पार्ट 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, एक लड़का झूले पर झूल रहा था, तभी एक और लड़का उस झूले पर आकर बैठ जाता है। दोलन के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो अच्छे से पहले बता लें। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नन ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन को दो टाइप से बताया जाता है, पूछा जाता है। तो जब ध्यान दीजिए, बढ़ती ना, ठीक। तो झूले पर झूल रहा था, तभी एक और लड़का के झूले पर बैठ जाता है, तो क्या अपरिवर्तित, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन होता है कि एक लड़का झूले पर झूल रहा है और वो खड़ा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग क्वेश्चन है। अगर बैठ जाता है तो अपरिवर्तित, और कोई खड़ा हो जाता है, खुद खड़ा हो जाता है झूले पर, तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाएगा खड़े हो जाने पर। खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आवर्तकाल घटेगा खड़े होने पर, याद रखें। और बैठने पर कोई और आके बैठ जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनेमो, मोटर, हीटर, बैटरी। चलिए, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है, इसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। हीटर विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और डायनेमो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बहुत बार क्वेश्चन करता है कि कौन इसका एक दूसरे का इन्वर्स है, तो डायनेमो और मोटर है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, याद रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन एक जोड़ लगा के देगा आपको बार बार। लेकिन हमारे यहाँ क्या था? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? बैटरी। चलिए आगे। एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी के बराबर होता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर, 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो चलिए, काफी क्लोज है ये दोनों, पढ़ दिए। तो किलोमीटर में होगा तो ए होगा, लेकिन अगर मीटर में होता तो 12 हो जाता। यहाँ पे अगर मीटर में खाली होता तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, या 12 किलोमीटर ऐसा रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। किलोमीटर में तो 12, और खाली मीटर में होता तब 15, लेकिन यहाँ किलोमीटर में, इसलिए सही नहीं होगा। और प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक बहुत बार पूछा गया है। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। पारसेक, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष याद रखेंगे। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अभी अच्छा लग रहा है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि दोनों रहते हैं। तो वहां पे अगर मीटर में होगा तो 15 मारिएगा, और किलोमीटर में होगा तो 12। और सबसे खगोलीय दूरी का मात्रक है, बोलता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है, समय का नहीं, दूरी का। और सबसे बड़ा खगोलीय दूरी का मात्रक पारसेक होते हैं, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इससे बड़ा कोई नहीं है। आगे, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, प्रसरव तरंगें, उसमें विकिरण। तब विद्युत चुंबकीय पूछा है तो प्रसरव तरंग पता है ना क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? प्रसरव तरंग, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज मतलब क्या हुआ? कोई कण 1 सेकंड में 20,000 बार दोलन करता है, कंपन करता है। क्लियर? आगे, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। चलिए, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब
वास्तविक और उल्टा होता है। और उत्तल लेंस में भी ऐसे ही बनता है। उत्तल लेंस में भी बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। और अवतल लेंस में, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। उल्टा ही होगा जो वास्तविक होगा, याद रखेंगे। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन 26 सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा दिखाई देता है, कभी दिखे हैं? दिखेगा? विकिरण, प्रकीर्णन, वर्तन या नन ऑफ दीज किसके कारण से दिखाई देता है? सूर्य अपने आकार, वास्तविक आकार से बड़ा दिखेगा मॉर्निंग आवर में, यदि जगते हैं तो। ठीक है, चलिए अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के, सूर्य का जो प्रकाश आता है वायुमंडल में क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है धूलकण के कारण, या सबसे निचले परत में क्या होता है? सघनता ज्यादा होता है वायुमंडल का, वायु का, उसी कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जिसके कारण क्या होता है? सूर्य अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है मॉर्निंग में, इवनिंग में। लेकिन यही बोल देता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो जब कलर आ जाए तो प्रकीर्णन मार दीजिएगा। रंग की बात जब भी आ जाए तो प्रकीर्णन। जैसे बोले कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और उसके बाद बोले सूर्य अस्त के समय, यानी सूर्य जब डूबता है उस समय और उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? फिर कलर की बात आ गई तो क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल, प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला, प्रकीर्णन। लेकिन आकार में बड़ा तो पक्की बात है अपवर्तन हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए, यदि 100 वाट वाले एक बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान क्या होगा? देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग हुआ है। और हम बताए हैं कि जैसे फिजिक्स खत्म होंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे हम आपको बताएंगे। और मेरा वादा है एनटीपीसी का ग्रुप डी का आने वाला एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, भरोसा रखिए। चलिए, तो क्या होगा? पहली बात, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 4 यूनिट, 40 यूनिट। टाइम नहीं लगता, इसमें काफी छोटा होता है। खपत किस रूप में होता है? किलोवाट घंटा के रूप में होता है ना। घरेलू जो ऊर्जा उपयोग होती है किस रूप में? किलोवाट घंटा के रूप में। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट हो जाता है। तो बराबर क्या हो जाता है? निकालते हैं, वाट अगुने समय कर दीजिए, और बटे कितना? 1000। चलिए, वाट गुने समय 1000, तो वाट कितना है? 100 वाट का है। तो 100 वाट का तो जरूर है, लेकिन कितना है? 4 घंटे, 4 घंटे हो गया। कितना बल्ब है? 10 बल्ब है। 4 घंटे बटे 1000 मान दीजिए, 3 0 से 3 0 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर? तो 4 सी। चलिए, जेट इंजन उड़ता है। रैखिक संरक्षण सिद्धांत, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ए और बी दोनों। तो चलिए आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों। रैखिक संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है, न्यूटन के तीसरे नियम भी लागू होते हैं इस पे। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही ओर तो उस स्थितियों को क्या कहते हैं? सिजकी, युति, वियुति, ए और सी दोनों। चलिए, बहुत बार सुने सिजकी, लेकिन आंसर है युति, सिजकी नहीं है। युति कब होता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है ना। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। तो पक्की बात है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ हो जाएगा। अब युति में क्या होता है? ये होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन होता है कौन? वियुति। और इसमें क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है। चंद्रमा के एक ही तरफ पृथ्वी और सूर्य होते हैं, इस समय चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। तब वियुति कब होता है? वियुति की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य एक ही तरफ होते हैं, और युति में सूर्य और चंद्रमा एक ही तरफ होते हैं। और सिजकी क्या है? जब पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन पे हो, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन रेखा में लिख दीजिए, सरल रेखा में हो, एक ही लाइन में अगर तीनों हो जाएगा तो क्या कहलाएगा वो स्थिति? सिजगी कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट था। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन पे हो तो सिजगी, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो युति, और जब पृथ्वी और सूर्य एक ही ओर हो, चंद्रमा के एक ही ओर हो तो वियुति। और उस स्थिति में वियुति कब होता है? पूर्णिमा के दिन, अयुति कब होता है? अमावस्या के दिन, और अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन 30, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया तो चढ़ने वाले जल की लंबाई दुगनी होगी, आधी रहेगी, वही रहेगी, या शून्य हो जाएगी? जल्दी बनाएंगे। कैपिलरी ट्यूब देखें, प्रयोगशाला में होता है तो कैपिलरी ट्यूब की बात चल रही है। तो व्यास उसका क्या कर दिया गया है? दुगना, या फिर ये दुगना सेम चीज है। तो चढ़ने का जो लंबाई होगा वो आधा रह जाएगा, याद रखिए। बहुत बार सुने होंगे कि लैंप के फीते में या दिए के फीते को कभी कभी पलीता लिखता है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन सेट में तो पलीता लिखता है। तो दिए या लैंप के पलीते में तेल किस विधि द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण, केशिका क्रिया, केशिकत्व उसको बोलते हैं। केशिकत्व के कारण ही लैंप के फीते में तेल ऊपर चढ़ते हैं। क्लियर? तो ये कैपिलरी ट्यूब का व्यास दुगना कर दिया जाए तो चढ़ने की लंबाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और दिए की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिका क्रिया, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिलरी। चलिए, स्याही द्वारा कागज पर लिख पाना असंभव होता है। जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं स्केच से, तो क्यों लिखा पा रहा है? असंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण, पृष्ठनाभ के कारण, या संयोजकता के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलिए, तो असंजक बल के कारण याद रखिएगा, दोनों दो पदार्थ हो तो असंजक बल के कारण नहीं होता है। जैसे बोर्ड अलग चीज है और इसका इंक अलग चीज है। दोनों दो पदार्थ हैं, एक दूसरे में सट रहा है, एक दूसरे में उग रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों दो पदार्थ हो तो असंजक, और दोनों समान हो तो ससंजक। जैसे दो को कभी बुलबुला देखे, पानी का दो बुलबुला मिलकर के बड़ा एक बुलबुला बना देता है। तो क्या किसके कारण? समान बुलबुला एक ही जाति का होता है तो उसको क्या कहेंगे? ससंजक बल। पानी के दो बूंद, छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण कर देते हैं, तो क्या किसके कारण? ससंजक बल, क्योंकि दोनों पानी ही था। तो सेम रहेगा तो ससंजक, और दोनों अलग अलग हो तो असंजक। चौक से यदि हम बोर्ड पे लिखेंगे तो चौक अलग है, बोर्ड अलग है, तो से दोनों अलग अलग जाति का है तो असंजक। अभी बोर्ड है, मैं स्केच से लिख रहा हूँ तो इंक अलग है तो असंजक। कॉपी पे लिख रहे हैं पेन से तो इंक अलग और पेज अलग, दोनों अलग जाती है तो असंजक। लेकिन जैसे ही पानी पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ससंजक। दूध से दूध मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ससंजक बल। याद रखिए, दोनों सेम तो ससंजक, सेम तो ससंजक, और अलग तो असंजक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। ध्वनि के किस गुण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली? आप इस तरह के कारण क्या होता है? पानी की बूंद गोल होती है, देखे होंगे, पानी की बूंद गोल होती है। आगे, ध्वनि के किस गुण के कारण ध्वनि मोटी या पतली या सुरीली इसको कह सकते हैं? होता है तीव्रता, तारत, गुणता या ध्रुवन। तो तारत मतलब पिंच के कारण, पिंच होता है ना, पिंच के कारण पतला या मोटा होता है। और ध्रुवन, याद रखिएगा, साउंड को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ध्वनि को ध्रुवित नहीं किया, पोलराइज नहीं, ध्रुवित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री सी पर होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखेंगे। अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, तो अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री सी पर होती है। शून्य, बहुत अधिक, का परिवर्त, कितना नोटिज। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अर्धचालक जानती है क्या होता है?
कार्बन भी आता है अर्धचालक में, टोटल कार्बन नहीं, कार्बन भी हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्कोनियम हो गया, है ना। तो इन सब को पर बोला गया है। तो 0 डिग्री सी पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ध्यान देंगे 0 डिग्री सी पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब चालकता ही अर्धचालकता भी खो जाता है, और मतलब क्या हो जाएगा, ये कुचालक हो जाएगा। 0 डिग्री सी पर क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। लेकिन तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, याद रखें, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, और तापमान घटने पर घटता है, याद रखेंगे। तो जब चालकता बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटेगा, अर्थात प्रतिरोध घटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम दिमाग में रख लीजिए कि तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, और जब चालकता बढ़ेगी तो पक्की बात है प्रतिरोध उसका होगा, क्या होगा, घटता जाएगा। और सेम इसका इनवर्स हो जाता है। ऐसा क्या हो गया, तापमान घटने पर चालकता ही क्या कर देता है, खो देता है, मतलब चालकता घटते जाता है, प्रतिरोध बढ़ते जाता है। लेकिन सुचालक के लिए बात करेंगे तो तापमान बढ़ने पर सुचालक पदार्थ की सुचालकता क्या होती है, घटती है, और कम करने पर, तापमान कम करने पर क्या हो जाता है, बढ़ता है, उल्टा होता है। किसका, सुचालक का। सुचालक इसका रिवर्स होता है। चलिए आगे, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनते हैं। चलिए, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, नन ऑफ दिस। चलिए, रेटिना के आगे बनते हैं, और रेटिना के पीछे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में कहां, रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। और इसमें कौन सा लेंस, उत्तर लेंस, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आ गया, टेंशन मत लीजिए। न्यूमेरिकल का मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का एक मैं सेट, 2 सेट लेके आऊंगा, 25-25-50 क्वेश्चन का। और आपको किसी भी एग्जाम में जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह में क्वेश्चन नहीं छूटेगा न्यूमेरिकल का, भरोसा रखिए, ज्यादा तनाव मत लीजिए। तो इसका निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य जोड़ा गया है क्या, समांतर श्रेणी में या समांतर क्रम में। तो समांतर के लिए क्या होता है, 1/r आर कर देते हैं रेजिस्टेंस, क्या आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, सबको कर देंगे 60, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया, 11/6, कितना बराबर 1/r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 60/11। चलिए कौन, सी आंसर होगा। लेकिन यही बोलता क्यों जी, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो बस कुछ नहीं करते, r इक्वल टू होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 प्लस 20 प्लस 30 बराबर केवल क्या हो जाता, 60 ओम हो जाता। किस कंडीशन में, श्रेणी क्रम में। लेकिन हमारा क्या है, समांतर क्रम में था। क्लियर। न्यूमेरिकल का सेट आएंगे अगले से। क्वेश्चन 36, फ्यूज के तार का गुण होता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, ए और सी दोनों, मतलब उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, सॉरी निम्न गलनांक। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। फ्यूज के तार का गुण होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, बना क्या होता है, टीन और सीसा का, याद रखेंगे सीसा, टीन और सीसा का मिलता है। फ्यूज का तार बनता है किस चीज से, टीन और सीसा से। उसका गुण क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होते हैं, याद रखेंगे। जब कोई तरंग वायु से जल में जाता है तो क्या नहीं बदलता,
ध्वनि तरंग की बात चल रही है। जब कोई ध्वनि तरंग, चलिए, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, चाल क्या नहीं बदलता? तो माध्यम बदल जाए लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, पता है ना, एंगस्ट्रॉम, ए पर ऊपर। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, और हर्ट्ज कभी नहीं बदलता, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। चलिए, निम्न से कौन सा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं और अंत में क्या बचते हैं? सीसा। इससे सबसे अस्थायी तत्व सीसा है। तो ही पूछा गया है कि कौन सा रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं है? एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, जर्कोनियम। चलिए, तो जर्कोनियम नहीं है। ये क्या करता है जल्दी बताइए? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। ये जर्कोनियम का इस्तेमाल किसी में होता है? नाभिकीय, नोट कर लेंगे। जर्कोनियम का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? थोड़ा स्लो करता है, धीमा करने का काम करता है। और ये सब क्या है? रेडियोएक्टिव पदार्थ है। ट्रिटियम किसका है? रेडियोएक्टिव पदार्थ है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। चलिए आगे, निम्न से कौन हाइड्रोजन के एक ही समस्थानिक? ट्रिटियम, तीन के समस्थानिक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ट्रिटियम जो है आपका, ऐसा क्या है? रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं हाइड्रोजन का। आगे, निम्न से कौन सा प्रतिचुंबकीय नहीं है? तीन प्रकार के होते हैं, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा टोटल। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चांदी, एंटीमनी प्रतिचुंबकीय नहीं है। तो आपको प्रतिचुंबकीय पता होगा तो छट पाइएगा ना। चलिए, ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय नहीं है। ये क्या है? अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और कौन कौन है? ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम, ये सब क्या है? पीटीसी, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय है। और चुंबकीय क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय में याद रखेंगे तीन को मुख्य होता है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ये सब याद रखेंगे। चुंबकीय लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। और प्रतिचुंबकीय में देखिए क्या, ये प्रतिचुंबकीय है, हाइड्रोजन, चांदी, एंटीमनी, सोना, तांबा, ये सब किसी में है? एंटीमनी, चांदी, हाइड्रोजन, सोना, तांबा, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय है। चुंबकीय कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। और अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय मतलब चुंबक का कुछ गुण मौजूद है, अचुंबकीय मतलब चुंबक का पूरा गुण मौजूद हो, और प्रतिचुंबकीय मतलब विकर्षण करने वाला, चुंबक का अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तीनों, नहीं तो एग्जाम में आएगा गड़बड़ कर दीजिएगा टोटल। विस्मित वगैरह सब है प्रतिचुंबकीय। यदि हरा और मैजेंटा रंग को मिला दिया जाए तो कैसा रंग बनेगा? लाल, काला, पीकॉक ब्लू, श्वेत। याद रखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगा है। एक डायग्राम याद रखिए हमेशा, नीला, हरा और ये क्या हो गया? लाल। क्या होता है? प्राथमिक रंग होते हैं नीला, और नीला हरा मिलता है तो पीला बनता है। याद रखेंगे, पीला, लाल, हरा, मैजेंटा, मैजेंटा और नीला, हरा, पीकॉक ब्लू, पीकॉक ब्लू, या इसको बोलते हैं सियान, सियान रंग। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां ऐसे और ऐसे, अच्छा नहीं लग रहा ऐसा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं दे रहा है कि लाल और हरा मिलेगा तो पीला, हरा और नीला मिलेगा तो पीकॉक ब्लू, सियान, लाल और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? मैजेंटा। तब यहाँ क्वेश्चन है कि हरा और मैजेंटा मिल रहा है, तो आपको पता है ना प्राथमिक रंग मिलने के बाद क्या बन जाते हैं? श्वेत रंग। नीला, हरा, लाल को मिला देंगे तो श्वेत रंग बन जाएंगे। तो पक्की बात है तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा? श्वेत। इधर हरा है और नीला और हरा मिलकर, नीला और लाल मिलकर क्या बना दिया है? मैजेंटा। तो मैजेंटा में नीला और लाल दोनों का गुण है, तो मैजेंटा और हरा मिलकर क्या बन जाएगा? श्वेत बन जाएगा।
याद रखेंगे, तिरछा तिरछी जुड़ करके क्या होता है, श्वेत बनता है। नीला और पीला मिलकर श्वेत बन जाएगा, लाल और पीकॉक ब्लू मिलकर श्वेत बन जाएगा, क्योंकि पीकॉक ब्लू में क्या है, हरा और नीला का गुण है, नीला हरा एक मिल गया लाल, तो पक्की बात है सामने क्या हो जाता है, श्वेत का निर्माण कर देते हैं। इन दोनों मिलेंगे इधर श्वेत, ये दोनों मिलेंगे इधर श्वेत, ये दोनों मिलेंगे इधर श्वेत, और टोटल रंग को एक साथ मिला देंगे तो भी श्वेत। लाल हरा पीला, नीला हरा पीकॉक ब्लू, लाल नीला मैजेंटा, हरा मैजेंटा श्वेत बन जाएगा, फिर नीला पीला भी श्वेत बन जाएगा, लाल और श्यान भी श्वेत बन जाएगा, क्योंकि इनमें इन दोनों का गुण, तो तीनों मिलके श्वेत, इसमें इन दोनों का गुण, ये तीनों मिलके श्वेत। क्लियर? तो आई होप अच्छा लगा हो पढ़ाई। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है? और अगला जो वीडियो है 10 क्वेश्चन फिजिक्स का और 15 क्वेश्चन बचा हुआ था केमिस्ट्री का, मतलब 25 क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा दोनों का कंबाइंड, और उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लेकर, जो काफ़ी आप लोग के लिए लाभदायक होगा, और काफ़ी उसको एग्जाम में देख सकते हैं, क्वेश्चन को इर्द गिर्द घूमेगा। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में बैठिएगा, खासतौर पे एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम होंगे, उसमें बैठिएगा तो जो डरते हैं ना, डर खत्म हो जाएगा। मात्र 50 क्वेश्चन में मेरा वादा, टोटल न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।